हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SY एजुकेटर। इस वीडियो में हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करेंगे एंड कंसेप्ट के साथ, जो कि आगे जो सीटेट दिसंबर में पेपर होने वाला है बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सीटेट दिसंबर के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही ये हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? According to Vygotsky, what is the role of the teacher in facilitating cognitive development? वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो शिक्षक क्या रोल इसमें निभाता है कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड करना, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैप फोल्डिंग। ये लग रहा है कि स्कैप फोल्डिंग से स्टूडेंट की लर्निंग में ये सपोर्ट करना, उसको गाइड करना। ठीक है, अब और ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। थर्ड है टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली। बच्चे को बिल्कुल छोड़ देना, वो अपने आप ही पढ़ लेगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। टू गिव ओनली दोज टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली, मतलब जो अभी बच्चा कर सकता है वही टास्क बार बार देना, नो, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? स्कैप फोल्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। जो हम दूसरों से हेल्प लेते हैं, किसी भी टॉपिक पर अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम दूसरों से हेल्प लेते हैं, उसी हेल्प को हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये वाइगोत्स्की ने जो हमें सोशल कल्चर थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें इन्होंने अपना ये टर्म्स बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलेसेंस इज़ नॉट करेक्ट। एडोलेसेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो एडोलेसेंस पता ही है, फेज़ ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच का जो फेज़ होता है, जो 10 से 19 ईयर, ज़्यादा मतलब CTP में तो 12 से 18, वैसे WHO ने 10 से 19 ईयर ये फिक्स किया है, इस एज के बच्चे एडोलेसेंस के होते हैं। तो इसमें क्या हमें करेक्ट नहीं है बताना है। फर्स्ट है एडोलेसेंस सोशल कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है, सोशल कंस्ट्रक्शन ही है एडोलेसेंस एक। सेकेंड है एडोलेसेंस इज जनरली कंसिडर्ड टू बिगिन विद प्यूबर्टी, द प्रोसेस दैट लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो एडोलेसेंस एक प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, फिर एबिलिटी टू प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ बिल्कुल सही है, ये एडोलेसेंस का प्रोसेस ऐसे ही होता है। थर्ड है एडोलेसेंस इज developmental transition between childhood and adulthood entailing physical cognitive psychological changes। या एडोलेसेंस चाइल्डहुड एडल्टहुड का मतलब ट्रांसिशन है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में हम ट्रांसफ़र होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव साइको सोशल बहुत से चेंजेस होते हैं यहाँ पे, और इस एज में बहुत ही रैपिड ग्रोथ होता है हमारा। ठीक है, फिजिकली भी, मेंटली भी और साइकोलॉजिकली भी, हर तरीके से रैपिड ग्रोथ होता है एडोलेसेंस की एज में। फोर्थ ऑप्शन है children across different cultures usually in and experience adolescence in a similar manner। तो ये गलत हो जाएगा कि मतलब अब डिफरेंस कल्चर से आ रहे हैं, एक्सपीरियंस उनका डिफरेंस है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका एडोलेसेंस का जो एक्सपीरियंस है वो सिमिलर मैनर में हो, अगर वो डिफरेंट कल्चर से है तो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सुजाता पार्टिसिपेट्स eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash। सुजाता ने एक डांस कंपटीशन में पार्ट लिया और वो सिर्फ इसीलिए जीतना चाहती थी क्योंकि वो उसको कैश प्राइज जीतना था, इसीलिए उसने वो पार्ट लिया उसमें डांस में। तो ये किस टाइप का मोटिवेशन हुआ, है ना, ये पूछ रहे किस टाइप का मोटिवेशन होता है। तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड क्या होता है कि कोई इंसान अंदर से मोटिवेट है किसी काम को करने के लिए, उसको अच्छा लगता है वो काम करना, तो वो इंट्रिंसिकली अंदर से मोटिवेट है कि वो अपने स्किल को डांसिंग में, अगर वो बोलती कि मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मैं अपने डांसिंग स्किल्स और बेहतर करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि वो इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड है। यहाँ पे आ जाएगा आंसर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। बाहर से जो हम किसी चीज़ के लिए, जैसे किसी मतलब रिवॉर्ड के लिए हम कोई काम करते हैं, है ना, किसी सैलरी के लिए हम काम करते हैं, जैसे कि जॉब हो गई कि सैलरी के लिए हम काम करते हैं, तो ये एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है, बाहरी तौर से हम मोटिवेटेड है। तो इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, मतलब लर्नर्स के अमंग मतलब लर्नर्स के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस को एड्रेस करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? एक्नॉलेज डिफरेंस एज एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिसिट, बिल्कुल गलत। ये नेगेटिव वर्ड्स तो यहाँ पे ऑप्शन आप गलत ही कर देना, ठीक है। तो डिफरेंस को मतलब डिफरेंसेस जो भी है उसको एबनॉर्मल मान लेना इज़ वेरी बैड। सेकेंड ऑप्शन, बी इनडिफरेंट टूवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंट, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना तो भी बिल्कुल भी गलत, मतलब सही नहीं है कि नज़रअंदाज इग्नोर भी नहीं कर सकते हम इंडिविजुअल डिफरेंस को। कंसीडर डिफरेंस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, भिन्नताओं जो हैं मानव की विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता है और इसी रूप में उसको मानना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि ये इट्स अ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यहाँ पे ऑब्वियस है कि हर कोई एक दूसरे से यूनिक होगा। तो ये बात एक टीचर को समझनी चाहिए। यही हमें सिखाते भी CTP में यही होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता ही है, तो ये बात हमें समझना चाहिए, इस चीज़ को हमें लेके बच्चे को पढ़ाना चाहिए उस हिसाब से। फोर्थ है इम्प्लीमेंट अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल, मतलब एक जैसा पाठ्यक्रम बना दो और सारे लर्नर्स के लिए, तो ये तो और भी गलत है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। फिफ्थ, जीन पियाजे बिलीव डेट नॉलेज इज, अब जीन पियाजे की थ्योरी आ गई इसमें। जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अब वो इसमें नॉलेज के बारे में क्या उन्होंने बताया है वो पूछ रहे हैं इसमें। जो जीन पियाजे बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो वो जो पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, कि एनवायरनमेंट से लेने की वजह वो जो चाइल्ड है वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज। तो ये जीन पियाजे का बिलीफ है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। और ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या बताओ कुछ बेटर मिल जाए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी में बोला है कि बच्चा करके सीखता है, कंस्ट्रक्टेड मतलब वो खुद ही अपनी नॉलेज बनाता है। सेकंड है इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन, अंत क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने की बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, कि मतलब जन्मजात से ही उसके पास नॉलेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड है को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब कोई दूसरा ज़्यादा नॉलेजेबल है उससे इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपने आप कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली वाइकोस्की ने कहा है कि दूसरों से हम ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन से हम मिलते हैं तो उनसे मतलब एनवायरनमेंट से सीखते हैं, वाइकोस्की ने अपनी थ्योरी में कहा है ना। तो ये ऑप्शन वाइकोस्की के लिए सही हो जाएगा, जीन पियाजे के लिए नहीं। तो फोर्थ है अ विजिबल बिहेवियल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सिक्स्थ है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग होती है, चिल्ड्रन एक्टिव होता है, सेल्फ रिलायंट होता है ना, प्रोग्रेसिव क्लासरूम वही होता है। तो इसमें असेसमेंट कैसा होता है? असेसमेंट डायनामिक होता है, ऑब्वियसली बहुत ही तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं, एक ही रूल नहीं होता कि हमें बस टेस्ट लेना है, हर तरीके से 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, ये बता रखा है आगे, ठीक है। तो सिक्स्थ में आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। Seventh, which of the following process is essential in meaning making of the informative received from environment and store it further in memory? तो ये कौन सा प्रोसेस है कि मीनिंग मेकिंग निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, कि मतलब जो वातावरण से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हमें अच्छे से उसका मीनिंग मेकिंग बनाना है और उसको फिर मेमोरी में स्टोर करना है। तो मतलब कैसे कौन से प्रोसेस से हम ये कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अटेंशन, जब हम अटेंशन देंगे। 40K क्या होता है? फॉरगेटिंग मतलब भूल जाना। रिट्रीवल होता है कि टाइम पर, रिट्रीवल एक एबिलिटी होती है कि एक्सेस इन्फॉर्मेशन व्हेन यू नीड इट, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेते हैं, है ना। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें वो इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन लेनी है और अपने माइंड में अपनी मेमोरी में स्टोर करनी है, तो हम ध्यान देंगे तभी तो वो चीज़ हम अपने माइंड में स्टोर, जब हम ध्यान से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। तो अटेंशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेवन्थ का आंसर फर्स्ट होगा। एट्थ का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन। एनालाइज इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना मतलब इंडिपेंडेंटली थिंक करना। इसमें ओपन एंडेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड जब हम इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर?
व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ द नॉवल, नॉवल किसी भी एक कोई भी नॉवल ले लो और उसका प्लॉट क्या है, तो इसमें आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या प्लॉट है, बता देगा, है ना। प्लॉट तो वही होता है, स्टोरी लाइन क्या स्टोरी लाइन है तो वो तो दिख रही है, तो वो तो सब सेम हो जाएगा, है ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं कि अलग अलग आंसर्स आए उसमें, है ना, कोई कुछ सोच रहा है कोई कुछ सोच रहा है, डिफरेंट थिंकिंग हो जाए उसमें, है ना, तो वो होते हैं ओपन एंडेड। तो प्लॉट ऑफ द नॉवल तो ये पता ही है कि क्या स्टोरी लाइन है नॉवल की, तो वो तो हर कोई एक ही बता देगा। थीम ऑफ द नॉवल, थीम भी पता ही होता है कि क्या मतलब क्या क्या थीम है ना, किस बारे में बात हो रही है, तो थीम भी सेम हो जाएगा। हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बलाइज, सिम्बोलिज्म कैसे उसने एक नॉवल में ऑथर ने यूज़ किया है। सिम्बोलिज्म होता है आइडिया दैट थिंग रिप्रेजेंट अदर थिंग। सिम्बोलिज्म मतलब कि एक ऐसा आइडिया कि वो किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते, इसमें डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं अगर हम पूछे तो, कि इस आइडिया को कैसे डिफरेंट थिंग्स में ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो कुछ अलग अलग आइडियाज़ बता सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। एंड फोर्थ का प्रोटैगनिस्ट नायक कौन है, तो ये ऑब्वियस है, को जो हीरो होगा नॉवल में वही प्रोटैगनिस्ट होगा, तो एट्थ का आंसर थर्ड हो जाएगा। नाइन्थ एसर्शन है, टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टेरियोटाइप एंड बायस। तो इसमें बोल रहे हैं कि टीचर को अपने ही मतलब सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए टीचर को, कि वो खुद की स्टेरियोटाइप्स और खुद की बायस क्या है टीचर को पता होने चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ये असर्शन बिल्कुल सही है कि हाँ ये तो होना ही चाहिए शुड। अगर टीचर खुद सेल्फ अवेयरनेस होगा तभी तो सामने वाले को समझा पाएगा, राइट। तो उससे रीज़न क्या है, इसमें रीज़न दे रहे हैं कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स डैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग मतलब कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि टीचर जो है रेस्पॉन्सिव टीचिंग कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। टेंथ है, टेंथ क्वेश्चन, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। सेंटर आर्ग्यूमेंट कैरोल गिलिगन कौन थी, कैरोल गिलिगन कॉलबर्ग की ही स्टूडेंट थी, ठीक है। स्टूडेंट थी जिन्होंने क्रिटिक मतलब इनकी जो कॉलबर्ग की थ्योरी इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे कॉलबर्ग ने थ्योरी दी है, उसके अगेंस्ट इन्होंने कैरोल गिलिगन का कहना था, क्रिटिक मतलब दिया था, ठीक है, क्रिटिसिज्म किया था उनकी थ्योरी का। तो क्या क्रिटिसिज्म था वही तो पूछ रहे हैं, है ना, कैरोल गिलिगन का। तो उनका कहना था, कैरोल गिलिगन का कहना था कि एथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, मतलब फेमिनिस्ट जो कॉलबर्ग ने थ्योरी दी है उसमें उन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ठीक है। तो सिर्फ मैन के पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस दी है, तो उन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को और एथिक्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, यही कैरोल गिलिगन का कहना था। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एंड बाकी ऑप्शंस ओवर एस्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रंस मोरल एबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। यूज़ ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन स्टडिंग चिल्ड्रन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी फॉर स्कूल गोइंग, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कैरोल गिलिगन का ही क्रिटिसिज्म पूछा था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवे फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम से कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस से क्या है कि मल्टीपल पाथवे एक बताता है, मतलब बच्चे को देता है अच्छे से, उनकी एक मल्टीपल पाथवे में उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंड रीज़न इसका है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंसली, जो डेवलपमेंट है वो ऑर्डरली और सीक्वेंसली होता है डेवलपमेंट, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया इज़ अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू, डिसलेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल एक कंडीशन है जो कि बच्चे को लिंक साउंड विद सिम्बल्स, ये हम कह सकते हैं कि उसको रीडिंग करने में अगर दिक्कत हो रही है तो वो जो साउंड्स और सिम्बल्स को है वो लिंक नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, ठीक है। उसको मतलब पिक्चर ड्रॉ पिक्चर करने में भी दिक्कत हो सकती है।
फाइन मोटर स्किल में मे बी यहाँ पे ऑप्शन मे बी है कि वो हो सकता है कि वो कोऑर्डिनेट भी ना कर पाए अपने फाइन मोटर स्किल्स, फिंगर्स को कोऑर्डिनेट ना कर पाए अच्छे से, वो ड्रॉ पिक्चर ना कर पाए। रीडिंग में तो उसको प्रॉब्लम होती है, सिंबल्स को साउंड से लिंक नहीं कर पाता है, तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ मिडिल स्कूल teacher wants to enable meaningful learning by helping students make connections between concept and real world application। तो एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक है, छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहती है। बिल्कुल कर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड बी इन एप्रोप्रिएट पेडागोजी। तो कौन सी एक्टिविटी पेडागोजिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए ये बताया है। तो लेट दी स्टूडेंट मेमोराइज टर्म्स एंड डेफिनेशन। वाओ, तो मतलब उनको टर्म्स एंड डेफिनेशन मेमोराइज करने दो। तो यहाँ कहाँ इसमें आया मीनिंगफुल, है ना। रियल लाइफ और स्कूल जो हम पढ़ते हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए मतलब एक मीनिंगफुल लर्निंग करवाना चाहती है वो टीचर, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड आएगा लेट द स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वाओ, बिल्कुल गलत है कि मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से वर्कशीट कंप्लीट करा दो। थर्ड है लेट द स्टूडेंट लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्सिव कंडीशन। नहीं, ये भी नहीं होगा। स्टिमुलस रेस्पॉन्सिव कंडीशन एक मतलब देखो साइकोलॉजी का टर्म है ये, स्टिमुलस रेस्पॉन्सिव कंडीशन। इसमें एक्शन होता है, मतलब कुछ भी स्टिमुलस, जैसे कि इसमें एक होता है कि कुछ भी चीज़ हमने किया और उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स आया, है ना। कुछ एक्शन किया और कुछ रिस्पॉन्स आया, ये वाला कंडीशन होता है कि हमने कुछ दिया और फिर जैसे कुछ हमने क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर दिया, तो ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्सिव होता है। ठीक है। फोर्थ होगा लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन अ करंट इशू ऑन इन अ स्मॉल ग्रुप एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द क्लास। तो बिल्कुल सही है कि बच्चा इसमें एक्टिव भी है ना। एक्टिव जिसमें बच्चा है वही ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट रिसर्च कर रहा है करंट इशू पे एक स्मॉल ग्रुप बना के और वहाँ पे अपनी फाइंडिंग बता रहा है कि मैंने क्या रिसर्च किया, तो बिल्कुल सही है। इन विच स्टेज, फोर्थ क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। कॉलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की उन्होंने थ्योरी दी है उसमें चिल्ड्रन की जो रीजनिंग इवॉल्व होती है, तो ये कौन सा स्टेज पूछ रहा है कि चिल्ड्रन की रीजनिंग इवॉल्व होती है अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में वो जानते हैं, तो ये कौन सा स्टेज हो सकता है। आंसर नंबर 2 आ जाएगा इसमें, कन्वेंशनल मॉरलिटी का स्टेज 4, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम में जिसमें सब मतलब सब एक समान है इंक्लूसिव क्लासरूम में। ठीक है, तो एग्जाम्पल नहीं है पूछा है इसमें। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन अप्रोच होता है जो ब्रिंग ऑल द स्टूडेंट अंडर द सेम रूफ, सब एक समान है रिगार्डलेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब सब एक समान है, उनकी वीकनेस स्ट्रेंथ को के हिसाब से उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, है ना। उनको लर्निंग तो सेम ही देंगे। फर्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही है ये। फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन, बिल्कुल सही है ये भी। ऑफरिंग डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है, डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शंस देना। ठीक है। एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथोस, बिल्कुल करेक्ट, गलत है ये कि कॉम्पिटिटिव इथोस इज़ द नेगेटिव वर्ड। ओके, तो ये हमें इंकरेज नहीं करना, इस चीज़ के लिए इंकरेज हमें नहीं करना है क्लासरूम में। ठीक है, तो इसमें फोर्थ आंसर हो जाएगा। 16th, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, बिकॉज फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो है वो एक इफेक्टिव टूल है। क्यों? दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को असेसमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है। दे ऑफर इंसाइट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में बताता है पोर्टफोलियो। दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, कि मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या है उसका प्रेजेंटेशन होता है, मेनली फोकस करता है उस पर। दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग।
स्टूडेंट लर्निंग की जो टेंजिबल एविडेंस है वो दिखाता है। तो पोर्टफोलियो के बारे में क्या क्या चीज़ सही हो जाएगी। इन्वॉल्व स्टूडेंट प्रोसेस, बिल्कुल असेसमेंट मतलब कैसा है ना, असेसमेंट के बारे में तो बताया था ये पोर्टफोलियो, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। दे ऑफर इनसाइट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंट स्टूडेंट का कितना प्रोग्रेस हुआ है वो भी पोर्टफोलियो बताता है। एंड डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस, स्टूडेंट लर्निंग का एविडेंस बताता है कि कितना सीखा है बच्चा, कितना नहीं सीखा है, तो वो ABD आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन क्या होता है? मास्टरी गोल ओरिएंटेशन इज द सेम, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम, मतलब इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड जो होते हैं उनमें ये देखा जाता है कि जो मतलब अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं, अपनी स्किल्स पे ध्यान देते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, तो ये होता है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। ठीक है। फोकस ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कंपीटिंग विद अदर्स, नो, इनमें मतलब दूसरों से कंपेयर करना तो नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता। फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, बिल्कुल यही सही है कि इसमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना और टास्क को समझना, तो ये मास्टरी गोल ओरिएंटेशन में आता है। फोकस ऑन अचीविंग हाई ग्रेड फॉर रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, नहीं, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए नहीं करते, इंटरली मोटिवेटेड होते हैं। फोकस इन अवॉइडिंग फेलियर और पनिशमेंट, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये पनिशमेंट एंड फेलियर की वजह से ये कर रहे हैं, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का भी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, क्या होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, है ना, करके सीखना, है ना, तो इसमें टीचर का रोल पूछा है। द टीचर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड ऑथोरिटी इन द क्लासरूम, बिल्कुल करेक्ट, गलत है, प्राइमरी नॉलेज एंड ऑथोरिटी का नहीं। सेकेंड ऑप्शन, टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है कि डाइवर्स मटेरियल आप चिल्ड्रन को प्रोवाइड कीजिए, एक्सपेरिमेंट वो करे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब करके सीखना, एक्सपीरियंस जिसमें बच्चा एक्टिव हो। ठीक है। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना, जब उसको ज़रूरत है हेल्प की तो उसको दो। थर्ड ऑप्शन, द टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट एथरेंस करिकुलम स्टैंडर्ड, बिल्कुल गलत है, नेगेटिव हो गया ये तो। टीचर लेट्स द चिल्ड्रन इंडिपेंडेंटली डज नॉट इंटरफेयर इन द लर्निंग, वाओ, तो यहाँ पे तो टीचर की ज़रूरत ही नहीं है, अगर वो इंटरफेयर ना करे, कुछ भी ना करे, वो उसको पढ़ने दो बच्चों को, तो आप जाओ फिर क्लास से बाहर, तो इसमें तो ये तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन, आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया। क्रिटिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने, मतलब यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया गया, कि कितने तरीक़ों से टेक्स्ट बुक में और मीडिया में जेंडर को बताया गया है ना, जेंडर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें क्रिटिकल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या इंकरेज कर रहा है? क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, स्ट्रेंथनिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी, रीएनफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी, डिस्कसिंग जेंडर रोल रिफ्लेक्ट। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स का क्वेश्चनिंग किया जा रहा है कि जेंडर के बारे में क्या क्या इनकी अवधारणा है, मीडिया में क्या अवधारणा है, टेक्स्ट बुक में क्या अवधारणा है ना, क्या सोचते हैं जेंडर के बारे में, तो ये क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, तो फर्स्ट आंसर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे की फिर आ गए यहाँ पे, द एबिलिटी टू यूज सिंबल सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन मिडल लेवल ऑफ स्टूडिंग डैश एंड एनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न डैश। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो सिंबल, जब जीन पियाजे बोल रहे हैं कि ये एबिलिटी कब आती है बच्चे में, कब आती है, कि जब सिंबल फॉर सिंबल सच एज लेटिंग एक्स, जब हम एक्स यूज़ करते हैं, मतलब अननोन न्यूमरल के लिए हम एक्स यूज़ करते हैं, तो ये कब आती है और चिल्ड्रन को क्या लर्न करने में हेल्पफुल होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर थर्ड, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, जब हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है ना, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम, मतलब एक्स जो नहीं है उसको भी हम इमेजिन कर पाते हैं, तभी तो हम एक्स को अननोन मान रहे हैं ना। एक्स तो एक
एक्स एक अल्फ़ाबेट है, तो उसको अब हम एक अननोन आइडेंटिटी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स को। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारी डेवलप हो गई है। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ही ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताया है। और इससे हम क्या सीख रहे हैं, ये अलजेब्रा में हम यूज़ करते हैं ऑफकोर्स, एक्स वाई जेड इतने सारे अलजेब्रा में ही तो यूज़ करते हैं हम, और कैलकुलस में, ठीक है, कैलकुलेट करना अलजेब्रा। तो ये इसमें यहाँ पे बच्चा सीखता है कि एक्स को एक अननोन आइडेंटिटी मानो और सॉल्व करो आगे। क्वेश्चन नंबर 21, आलोक शो दैट, आलोक एक बिहेवियर शो कर रहा है, क्या कर रहा है, होल्ड्स हेड इन एन ऑकवर्ड पोजीशन व्हेन रीडिंग, जब रीड करता है तो वो अपना हेड जो है वो एक ऑकवर्ड पोजीशन में होल्ड कर रहा है। स्क्विंटिंग एंड रबिंग द आई बार बार वो ऐसे रब कर रहा है, स्क्विंट कर रहा है। रेडनेस और आइज़ में रेडनेस और स्वेलिंग हो रही है। लेटर्स कन्फ्यूज़ हो रहे हैं उसके। तो ये क्या सिम्टम्स हैं कि क्या है उसको, विजुअल प्रॉब्लम है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा विजुअल प्रॉब्लम है, उसकी आई फ्रिक्वेंटली रेड हो रही है, आई फ्रिक्वेंटली रब कर रहा है, उसको विजुअल प्रॉब्लम अच्छे से नहीं दिख रहा है, तभी वो लेटर्स को कंफ्यूज हो रहा है लेटर्स में कि क्या है ना। और एक मतलब एक ऑकवर्ड चीज़ में, ऑकवर्ड पोजीशन में उसने अपने रीडिंग हेड को होल्ड कर रखा है, तो ये विजुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आ जाएगा फर्स्ट, सोशल इंटरेक्शन। अभी ये जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ना, तो इसमें क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। वो एक चीज़ को रिपीटेडली बिहेव, एक ही चीज़ को वो रिपीटेडली बिहेव करता है ना। तो ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ये अलग बिहेवियर सिम्टम्स है कि उसको सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, बोल नहीं पाता, एक ही चीज़ बार बार रिपीट करेगा, एक ही बिहेवियर बार बार रिपीट करेगा, है ना। तो जैसे कि अगर कोई हाथ धो रहा है ना, तो बार बार हाथ धोएगा साबुन से, बार बार धो रहा है, बार बार धो रहा है, तो ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 26 है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है लर्निंग गोल्स का एडेप्टेशन होना चाहिए, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज बार बार नई नई एडेप्शन कीजिए, असेसमेंट्स में बार बार एडेप्शन होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। एंड इसका रीज़न क्या बता रहा है, द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोच। बिल्कुल गलत है ये, गलत है ये। इसमें क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ही एलिमिनेट कर दो अपनी मतलब टीचिंग स्टाइल से, अब जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना उसको अलग एलिमिनेट ही कर दो, यही इंक्लूसिव एडवोकेट, बिल्कुल गलत है। हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उनमें वो है, उनके हिसाब से हमें पढ़ाना है, उनको इग्नोर नहीं करना, उनको हमें हटाना नहीं है, उनको, है ना, तो उनके हिसाब से हमें पढ़ाना है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ए ट्रू है बट आर फॉल्स हो जाएगा। 23, अकॉर्डिंग टू लैब की चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद डैश वाइल वर्किंग डैश विद दो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगॉट्स्की आ गए यहाँ पे, स्कैफोल्डिंग और जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हुई थी ना अभी। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो बच्चा है वो बेनिफिट लेता है इंटरेक्टिंग विद मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो उससे मोर नॉलेजेबल है उससे इंटरेक्ट करके वो एक्सपीरियंस लेता है, वाइल वर्किंग विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में वर्क करके जो दूसरा नॉलेजेबल है उससे एक्सपीरियंस लेता है, ये वाइगॉट्स्की का कहना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 24, a teacher notices that one of her students is highly distractible and has trouble paying attention during class. ड्यूरिंग क्लास में वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है बच्चा, हाईली डिस्ट्रैक्ट हो रखा है। तो टीचर ने नोटिस किया है, अब स्ट्रेटजीज क्या फॉलो करेगी टीचर कि स्टूडेंट को फोकस करे और हेल्प करे उसको। गिविंग स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू, मतलब उसको बार बार टास्क दो, है ना, बार बार टास्क दो, ये करो वो करो, तो ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट इंक्रीज, स्ट्रिक्टली नो पनिशमेंट, स्ट्रिक्टली, ये सब तो नेगेटिव वर्ड हो गए, ये सब यूज़ नहीं कर सकते हम क्लास में। थर्ड है गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। ये हम सोच सकते हैं कि उसको मतलब थोड़ा टाइम दो, है ना,
सेल्फ रेगुलेशन करे, टाइम मैनेजमेंट करे, इस पर, है ना, बच्चे को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। चलो, फोर्थ है कॉलिंग द पेरेंट एंड टेकिंग नो, पेरेंट क्या करेंगे यहाँ पे आके, और डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट, नहीं गलत है, नेगेटिव, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 25 स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ़ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल। बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट अगर स्कूल से अटैच हो जाएगा, इमोशनली अटैच है, वो जानेगा कि हाँ स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है स्कूल में। बिल्कुल सही है असर्शन। रीज़न है इमोशनल प्लेयर सिग्निफिकेंट, हाँ लर्निंग में इमोशंस एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो दोनों ही सही हो जाएंगे इसमें। ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो जाएगा। सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड तो इसमें आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी क्या है? जीन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी को ही हम कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, तो यहाँ जीन पियाजे की थ्योरी की बात हो रही है, तो इसके हिसाब से प्रिंसिपल क्या है जीन पियाजे का? जहाँ बच्चा एक्टिव है वही प्रिंसिपल है उसका, कि टीचर शुड प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू द स्टूडेंट, नहीं बिल्कुल नहीं कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दो, एक्सप्लिसिट गाइडेंस दो, नहीं ये तो गलत हो गया। लर्निंग अकर व्हेन स्टूडेंट रिसीव करेक्ट आंसर एंड फीडबैक फ्रॉम टीचर, नहीं गलत हो गया कि लर्निंग जब होती है जब स्टूडेंट को मतलब टीचर फीडबैक दे, रिवॉर्ड दे, तो नहीं यहाँ पे तो ये गलत हो गया। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, ये है इसका कोर प्रिंसिपल कि स्टूडेंट अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है एक्टिव एंगेजमेंट के साथ। फोर्थ हो गया लर्निंग इज प्राइमरली पैसिव प्रोसेस इन्वॉल्व रिसीविंग, गलत, तो इस 26 का आंसर थर्ड हो जाएगा। 27 का द लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू अ टास्क द मोर डायरेक्शन द टीचर शुड गिव एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। तो इसमें बोल रहा है कि बच्चा जो है, एक बच्चा है किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतना ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, उतना ही हेल्प करना चाहिए, ठीक है, जितना कम सक्षम। और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है तो शिक्षक को थोड़ा कम मदद करनी चाहिए, बट थोड़ा कम, तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हर डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंस होता है ना, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई कम सीख जाता है, जो जल्दी सीख जाता है उस पर थोड़ा कम ध्यान दे तो इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम। फर्स्ट रीज़न इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ, बिल्कुल सही है कि इंटेलिजेंस हम सिर्फ IQ कैलकुलेट कर दिया तो उससे हम इंटेलिजेंस मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो 27 का दोनों ही सही है, तो 27 का आ जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही है, लेकिन आर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो सेकंड आएगा कि दोनों सही तो है, अपने में सही है, बट यहाँ पे ऊपर कुछ और की बात हो रही है, नीचे इंटेलिजेंस की बात कर दी, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा, सही बैठ रहा, ठीक है। तो करेक्ट तो दोनों अपने अपने में इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, बट आर जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का क्या प्रोसेस है? तो इट इज़ अ लीनियर प्रोसेस, नो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक्चुअली सोशलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो बी ऑप्शन सही होगा, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, बिल्कुल मल्टी डायमेंशन में सोशलाइजेशन होता है। इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है तो डिफरेंट यूनिकली सोशलाइजेशन होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, BCD बिल्कुल सही है। 29 देर इज़ नो ऑब्जेक्टिवली डेफिनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में जब वो एंटर करते हैं तो कोई ऑब्जेक्टिवली डेफिनेबल मोमेंट नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है, ऐसा हम कह नहीं सकते कि ऐसा ही होगा, है ना। और डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस इन नेचर है, बिल्कुल सही है, तो दोनों ही करेक्ट है इसमें, और एक्सप्लेनेशन भी हम कह सकते हैं कि ए का करेक्ट है। 30 ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट्री स्कूल An elementary school teacher can strongly influence students' development of academic self-concept by, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्म संप्रदाय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है।
कैसे कर सकता है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट और उसके एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है टीचर, तो कैसे कर सकता है। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, नो, हम एक्सपेक्टेशन लो कैसे कर सकते हैं सारे स्टूडेंट्स से, तो हम एक्सपेक्टेशन लो करेंगे तो बच्चे का एक्सपेक्टेशन लो हो जाएगा। सेकंड, पनिशिंग ऑटोनॉमी एंड पनिशमेंट तो हम दे ही नहीं सकते। थर्ड, रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, बिल्कुल हम इससे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि रिवॉर्ड दे देना, है ना, और थोड़ा सा अच्छे से मतलब बच्चे को रिवॉर्ड दे देना, तारीफ़ कर देना, लाइक दिस। एंड फोर्थ, कीपिंग वेरी लो स्पेशल स्टूडेंट्स, नो। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। एंड ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।